स्वागत है दोस्तों नए वीडियो में। जून 2025 यूजीसी नेट के सवालों को हम लोग आज से शुरू कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि जून 2024 के सवालों को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और उसके जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आज से हम लोग बहुत अच्छे से इसको शुरुआत करने वाले हैं, अच्छे से समझने वाले हैं और इसी के बेस पे हम अपने सिलेबस को भी जानने वाले हैं कि कैसे आगे चला जाएगा और पीवाईक्यूज कितने ज़रूरी हैं आप जानते ही हैं। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। गोप एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपका दोस्त कृष्णा गोप और ये एग्ज़ाम हुआ था 28 जून 2025 को। तो इस तरीके से हम शुरू कर रहे हैं पहला वीडियो। इस बार हम लोग ये करेंगे कि फर्स्ट से लेकर 100 तक सवालों को ही लेंगे, जिसमें पिछली बार हम लोग 1 to 5 करके कर रहे थे। ठीक है, तो पहला सवाल दोस्तों ये है कि निम्नलिखित में से कौन से सत्य है। मेधा तिथि ने विधि पर लिखा, सारंगधर ने व्याकरण पर लिखा, भोज ने भूगोल विद्या और राजनीति पर लिखा, भट्टोत्पल ने खगोल विज्ञान पर लिखा और श्रीधर ने गणित पर लिखा। तो दोस्तों ऐसे जो प्रश्न होते हैं एग्जामिनर पूछना चाह रहा है कि कौन कौन विद्वान किस विषय के विशेषज्ञ हैं। ठीक है, इसमें अक्सर ऐसे सवाल पूछे जाते हैं यूजीसी नेट में। दोस्तों इसमें हमको समझना होता है, ये जब हम पढ़ने के दौरान समझते हैं और इनकी बुक्स को भी देखते हैं तो हमको याद रह जाता है और उसी बेस पे ये सवाल बनता है कि शुरुआत में जब एक प्राचीन में न्यायाधीश जो होता था, अगर मेधा तिथि की बात करें तो एक न्यायाधीश की तरह उनको समझा जा सकता है और जिन्होंने धर्म के नियम को समझाया और उन्होंने मनुस्मृति पर टीका लिखी थी। इसलिए जो विधि की बात है, कानून की बात है, वो मेधा तिथि से संबंधित है, इसी पे उन्होंने लिखा था। तो ये बात सही है बिल्कुल। और मेधा तिथि ने क्या लिखा था दोस्तों, उन्होंने मनुस्मृति पर टीका लिखी थी। मनुस्मृति पर टीका। और आपको अगर स्लो लग रहा हो तो फास्ट कर सकते हैं और हम आराम से समझेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा, सारंगधर ने व्याकरण पर लिखा, क्या ये ठीक है? तो दोस्तों सारंगधर की जब बात करते हैं तो वो अगर देखा जाए तो वो डॉक्टर थे। सारंगधर एक डॉक्टर थे, एक वैद्य थे। उन्होंने सारंगधर संहिता लिखी है। सारंगधर संहिता उन्होंने लिखी इस पुस्तक को और ये आयुर्वेद चिकित्सा से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये व्याकरण से रिलेटेड नहीं है। तो इस तरीके से हमारा ये सवाल यानी ये वाला ऑप्शन गलत हो जाता है। वो अब जब सी की बात करते हैं, भोज की बात करते हैं, यानी राजा भोज की बात कर रहे हैं, तो राजा भोज दोस्तों भूगोल विद्या, राजनीति, योग शास्त्र, शिल्प शास्त्र, चिकित्सा, बहुत सारी चीजों पे उन्होंने बुक लिखी है। तो ये ऑलराउंडर राजा कह सकते हैं इनको। और ये परमार वंश से संबंधित थे। परमार वंश से संबंधित थे। इनकी उपाधि थी भोज की, क्या थी? कविराज इनको बोला जाता था, कविराज। और इसके अलावा उन्होंने धार नगरी को राजधानी बनाया था, या धारा नगरी जिसको बोलते हैं, धारा नगरी। और इनकी बुक्स की बात करोगे दोस्तों तो काव्य में श्रृंगार मंजरी, श्रृंगार प्रकाश, कूर्म शतक, चंपू रामायण इन्होंने काव्य में लिखा था। तो काव्य में बुक्स कौन कौन सी हो गई? श्रृंगार मंजरी, श्रृंगार प्रकाश, कूर्म शतक और चंपू रामायण। वहीं कोश व्याकरण में इन्होंने लिखा है सरस्वती कंठाभरण। ठीक है, और शब्दानुशासन इनकी बुक है। योग शास्त्र पर योग सार संग्रह इनकी बुक है, योग सार संग्रह। इसको किसने लिखा है? भोज ने लिखा है। जबकि ज्योतिष शास्त्र में राजमार्तंड, विद्वज्वल्लभ इन्होंने ही लिखा है। और इसके अलावा चिकित्सा भी शामिल होता है इसमें। और भोज के दरबार की बात करें तो इसमें भास्कर भट्ट
विद्वान थे। दामोदर मिश्र, ये काफी इंपॉर्टेंट है, दामोदर मिश्र और धनपाल इन्हीं के दरबार में रहते थे। ठीक है, इस तरीके से हमारा भोज कंप्लीट होता है कि भूगोल विद्या राजनीति पर लिखी, तो बिल्कुल ठीक लिखा है। जब भट्टोत्पल की बात हो रही है तो क्या उन्होंने खगोल विज्ञान पर लिखा है? तो जी हाँ, भट्टोत्पल जो थे एक ज्योतिष थे, ज्योतिष, और एक खगोल पर भी लिखते थे। ठीक है, ये हमारा ठीक होता है। हालांकि वह वराह मिहिर के शिष्य परंपरा के विद्वान थे, भट्टोत्पल। ठीक, ये दोनों इस विषय पे मतलब ज्योतिष और खगोल पर लिखते हैं, और इनकी बृहद संहिता और बृहद जातक भी पुस्तक है इन्हीं से संबंधित, इन्हीं परंपरा से संबंधित, यानी ज्योतिष से संबंधित है। ठीक, तो इस तरीके से ये हमारा ठीक है। जब श्रीधर की बात आती है तो अवश्य ही गणित की बात आएगी, अर्थमेटिक की बात आएगी, और पीटा गणित, पीटा गणित की इनकी एक लेखनी है, पुस्तक है, और ये प्रमुख गणितज्ञ थे। तो श्रीधर भी हमारा ठीक है। तो बी छोड़ के बाकी सब ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ACDE हो जाता है। ठीक है, तो हमारा ये सवाल दोस्तों कंप्लीट होता है। अगर परमार वंश की थोड़ी और बात करें तो लास्ट में जो इनके भोज राजा थे, इनके बाद जो उनके उत्तराधिकारी आते हैं वो लगातार कमजोर होते हैं, और 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा जीतकर मुस्लिम सत्ता स्थापित कर दी थी 1305 में। ठीक है, सेकंड सवाल पे चलते हैं दोस्तों, जो सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से मिलाना है। तो यह प्रश्न जो है प्राचीन संस्कार प्रणाली से लिया गया है। ठीक है, प्राचीन भारत में जीवन के विभिन्न चरणों पर संस्कार, रिचुअल्स जिसको बोलते हैं, किए जाते थे, और उन्हें कहा जाता था खोडस या 16 संस्कार। ठीक है, 16 संस्कार होते थे। और हिंदू धर्म में माना जाता है कि मनुष्य का जीवन चक्र जन्म से मृत्यु तक संस्कारों से शुद्ध और परिष्कृत होता है। ठीक, तो इसमें हम देखते हैं, हाँ ये सवाल थोड़ा सा बाद में देखेंगे, थोड़ा सीरियल वाइज देखते हैं 16 संस्कार कौन से हैं, इसको इसमें देखते हैं दोस्तों। तो 16 संस्कार हिंदू धर्म में ही होते हैं, और सबसे पहले पहला संस्कार क्या होता है? गर्भाधान संस्कार होता है, कि जीवन का पहला संस्कार होता है। इसका उद्देश्य संतान प्राप्ति की कामना करना होता है, सिर्फ कामना, संतान हुई नहीं है, सिर्फ कामना कर रहे हैं, यानी गर्भधान संस्कार होता है। जब हम पुंसवन संस्कार की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि गर्भावस्था के तीसरे माह में जाकर पुत्र प्राप्ति की कामना करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? पुंसवन संस्कार बोलते हैं। संतान प्राप्ति, स्वस्थ कामना, स्वस्थ संतान की, खासकर पुत्र प्राप्ति की कामना करते हैं। अब सीमांतोन्नयन संस्कार जब आता है, सीमांतोन्नयन यानी गर्भवती स्त्री हेतु होता है ये, और इसका उद्देश्य होता है कि गर्भस्थ शिशु की सुरक्षा कैसे सुरक्षा रहे, सुरक्षा हो, इसमें स्त्री के बालों की मांग बनाई जाती है। यानी सीमांतोन्नयन क्या है? गर्भस्थ स्त्री हेतु है, और उद्देश्य क्या है? गर्भस्थ शिशु की सुरक्षा, यानी शिशु के कल्याण के लिए। जात कर्म संस्कार क्या है? इसके ये सीरियल वाइज है दोस्तों, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। ठीक है, जात कर्म क्या है? जात कर्म है कि बच्चे के जन्म के तुरंत बाद पिता कान में एक मंत्र बोलते हैं। ठीक है, किया जाने जन्म के बाद किया जाने वाला संस्कार, तुरंत बाद जो होता है, जो मंत्र बोला जाता है कान में। नामकरण संस्कार, तो नामकरण दोस्तों जन्म से 10 या 12 दिन बाद बच्चे का नाम रखा जाता है, तो नामकरण शिशु का नाम रखने का संस्कार होता है। निष्क्रमण संस्कार क्या होता है?
तो बच्चे को पहली बार घर से बाहर लाया जाता है और अक्सर सूर्य चंद्र को दिखाया जाता है, तो वो निष्क्रमण संस्कार हो गया। अन्नप्राशन संस्कार में बच्चे को पहली बार अन्न खिलाया जाता है, पहली बार सॉलिड फूड खिलाया जाता है, तो वो क्या हो गया, अन्नप्राशन। उसके बाद चूड़ाकर्म मुंडन संस्कार जो जिसको बोलते हैं, बच्चे के बालों का प्रथम मुंडन होता है, संस्कार शुद्धि से जुड़ा माना जाता है। ठीक है। फिर कर्ण भेदन संस्कार होता है, जो कान छेदने का संस्कार होता है, कर्ण छेदन होता है। फिर 10वां होता है विद्यारंभ संस्कार, जो विद्या का आरंभ यानी बच्चे की शिक्षा शुरू करते हैं। उपनयन संस्कार होता है, यज्ञोपवीत धारण करते हैं यानी जनेयू जनेयू धारण करते हैं और यहीं से विद्यार्थी गुरुकुल में प्रवेश करते हैं। फिर विद्या आरंभ हो जाती है यानी वेदारंभ हो जाता है, यानी वेदों के का अध्ययन शुरू हो जाता है। फिर केशांत संस्कार होता है, जो प्रथम बार विद्यार्थी की दाढ़ी मूछ काटने को करते हैं, वेदारंभ केशांत संस्कार। फिर 14वां है समावर्तन संस्कार, जिसमें गुरुकुल शिक्षा समाप्त होने पर, जिसको ग्रेजुएशन सेरेमनी भी बोलते हैं। ठीक है। गुरुकुल शिक्षा से पूर्ण कर गृहस्थ जीवन में लौटना होता है। वहीं विवाह संस्कार की बात होती है तो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना होता है, और जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट है गृहस्थ आश्रम में शुरुआत होती है गृहस्थ आश्रम की। अंत में अंत्येष्टि संस्कार आ जाता है, मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार जो होता है उसको अंत्येष्टि संस्कार बोलते हैं, विवाह के जस्ट बाद आता है। तो इस तरीके से 16 संस्कार होते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी में से कई बार सवाल बना है। ठीक है, चलिए इसके सवाल को देख लेते हैं। पुंसवन क्या था? जब हम बात किए थे, पहला गर्भधारण, दूसरा पुंसवन था, वो गर्भावस्था के तीसरे माह में पुत्र की प्राप्ति की कामना। तो पुत्र बालक प्राप्त करने का अनुष्ठान क्या था? पुंसवन था। ठीक है। वहीं स्नातक क्या है? स्नातक तो ऐसा कुछ था नहीं, हो सकता है हम स्प्रिंट को आगे देखते हैं। सीमांतोन्नयन क्या है? सीमांतोन्नयन क्या था दोस्तों? सीमा यानी जहां निर्धारित की जाती थी, ऐसे याद कर सकते हैं कि सुरक्षा जैसे होती है, तो गर्भस्थ शिशु की सुरक्षा के लिए सीमांतोन्नयन था। तो गर्भ में बालक की सुरक्षा हेतु सुनिश्चित करना था, तो ये हो जाएगा। समावर्तन क्या था? जो ग्रेजुएशन सेरेमनी थी, जो गुरुकुल शिक्षा समाप्त होने पर थी, विद्यार्थी के घर वापसी पर थी। तो क्या है इसमें? विशेष गृह आगमन, घर वापसी है ना, समावर्तन ये है। तो विशेष गृह आगमन का अनुष्ठान था। और स्नातक क्या है? वह जिसने स्नान किया है, तो वह जिसने स्नान किया है, तो स्नातक। ठीक है, कुछ तो लग रहा है, लेकिन हाँ ये सही है, अगर तो इससे ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। तो समावर्तन सही है, डी का 4 है, ये बिल्कुल 4 वाला आ रहा है। सी का फर्स्ट है, सी का फर्स्ट ये है। बी का ए का थर्ड है, ए का थर्ड है। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये सवाल सही होता है। ये जरूरी नहीं है क्योंकि ये संस्कार में नहीं था दोस्तों, हालांकि 3 हमारा जुड़ गया तो ऑप्शन तो जरूर मिल गया है, संभवतः ये वैसे ही दिया हो। तो इस तरीके से हमको ये मुख्य रूप से याद करना है कि हिंदू धर्म के जो 16 संस्कार होते हैं बहुत जरूरी हैं, वो कई बार पूछे गए हैं। अगले थर्ड सवाल पे चलते हैं दोस्तों। पहला, गुरुमुख लिपि में एक पंजाबी साप्ताहिक स्वदेश सेवक किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? ये आपको बताना है। किसके द्वारा था? अजीत सिंह, लाला लाजपत राय, हरनाम सिंह या बेला सिंह के द्वारा था। तो दोस्तों ये स्वदेशी आंदोलन का प्रसार प्रचार करने के लिए था, राष्ट्रीय चेतना फैलाने के लिए था, ब्रिटिश शासन की आलोचना भी इसने की थी, और यह कनाडा के प्रवासियों के लिए, कनाडा के भारतीय प्रवासियों के बीच निकाला गया था और क्रांतिकारी विचार फैलाने से जुड़ा हुआ था। तो ये इसका आंसर हरनाम सिंह हो जाएंगे। हालांकि अखबार संस्थान और संबंधित व्यक्तियों की बात आती है तो कई बार सवाल आते हैं, जैसे अगर गदर अखबार की बात करें तो वो सैन फ्रांसिस्को में 1913 में निकाला गया था, और किसके द्वारा, कौन से व्यक्ति, जैसे लाला हरदयाल जुड़े हुए थे। तो ऐसे ही कई सवाल आते हैं आपको, जैसे फ्री इंडिया की बात करेंगे तो फ्री इंडिया कहाँ से? ये भी अमेरिका से था, यूएसए से कर लिख सकते हैं। और ताशकंद दास
इससे रिलेटेड थे। स्वदेश सेवक, सर्कुलर ए आज़ादी भी इन्हीं से जुड़ा हुआ था। इसके अलावा देखेंगे इन तलवार एक नाम था, तलवार अखबार का नाम था भाई, जर्मनी से निकालते थे। वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय। और वंदे मातरम की बात करेंगे तो वंदे मातरम भी पेरिस से था। ठीक है, मैडम भीकाजी कामा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हरनाम सिंह स्वदेश सेवक से जुड़े थे, जो पंजाबी साप्ताहिक है। तो फोर्थ सवाल पे चलते हैं दोस्तों, जो काफी इंपॉर्टेंट है। वेदांत सूत्र पर रामानुजाचार्य की टीका जिसने विशिष्टाद्वैत दर्शन को प्रतिपादित किया, क्या कहलाती है? तो एक तो है कि वेदांत सूत्र। ठीक है, पहले इसके आंसर की बात कर लेते हैं कि जो कि श्री भाष्य है और रामानुजाचार्य की टीका है। और ये इन्होंने किस पे लिखा था? ये बादरायण या वेदांत सूत्र पे। शुरुआत करते हैं। ये वेदांत सूत्र क्या है दोस्तों? इसको ब्रह्मा सूत्र भी बोलते हैं, ब्रह्मा सूत्र भी बोलते हैं। और ये बादरायण द्वारा लिखा गया था, बादरायण द्वारा। कब लिखा गया था? लगभग अगर देखा जाए 200 BCE से 200 CE तक, इसी के आसपास, मतलब इसी के बीच में कभी लिखा गया था। इसका उद्देश्य दोस्तों ये था, उद्देश्य था, क्या था उद्देश्य? कि जो उपनिषद हैं, जो दार्शनिक विचार रखते हैं, उनको छोटे छोटे सूत्र में बांटना, यानी समझ के लिए छोटे वाक्यों में व्यवस्थित करना, इनका उद्देश्य था बादरायण का ब्रह्म सूत्र लिखने का। ठीक है, वहीं जब रामानुजाचार्य की बात आती है तो ये लगभग 1017 CE यानी ईस्वी में जन्म होता है। कहाँ होता है? तमिलनाडु के पेरुम्बुदूर में, श्री पेरुम्बुदूर इसको बोलते हैं। और इनके ग्रंथ की बात करोगे, हाँ, ये मुख्य रूप से वैष्णव संप्रदाय से जुड़े थे। और इनके ग्रंथ जो हैं दोस्तों, ये हैं श्री भाष्य है, दूसरा है वेदार्थ संग्रह, तीसरा है गीता भाष्य और वेदांत सार। ठीक है, और रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैत दर्शन, ये किसके प्रतिपादक? विशिष्टाद्वैत दर्शन के प्रतिपादक थे। इसका नाम मतलब है कि विशिष्ट और अद्वैत दोनों हो, विशिष्ट प्लस अद्वैत। इसका मतलब है कि ब्रह्मा एक ही है, लेकिन उसमें जो जीव और जगत है उसकी विशेषताएं अलग अलग हैं, दोनों एक ही है। तो रामानुज के अनुसार दोस्तों तीन ही वास्तविकताएं हैं। एक तो ब्रह्मा यानी ईश्वर, दूसरा जीव यानी आत्मा, तीसरा प्रकृति यानी जगत। तीन ही है, लेकिन ये तीनों अलग अलग नहीं है। ये जीव और जगत ब्रह्मा के अंग हैं। उदाहरण अगर देखा जाए तो शरीर और आत्मा अलग अलग दिखते हैं, शरीर जगत और जीव है, लेकिन आत्मा क्या है? ब्रह्म है। तो दोनों अलग भी हैं और जुड़े हुए भी हैं। तो शंकराचार्य और इनमें अंतर अगर देखा जाए, जहां शंकराचार्य अद्वैत की बात करते हैं, रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैत की बात करते हैं। जहां शंकराचार्य जगत मिथ्या बताते हैं और वहीं जगत वास्तविक बताते हैं। कौन? रामानुजाचार्य। वो शंकराचार्य बोलते हैं कि ज्ञान से मोक्ष मिलेगा, वहीं रामानुजाचार्य बोलते हैं भक्ति से मोक्ष मिलेगा। और शंकराचार्य बोलते हैं कि ब्रह्मा निर्गुण है, रामानुजाचार्य बोलते हैं ब्रह्म सगुण है। तो इस तरीके से हमको अंतर देखने को मिल जाता है। और इसमें वेदांत सार दिया गया है, वेदांत पारिजात सौरभ एक पुस्तक है, वेदांत पारिजात सौरभ। ये द्वैताद्वैत के प्रतिपादक निम्बार्क की पुस्तक है, वेदांत पारिजात सौरभ। ठीक है, मध्वाचार्य ब्रह्मा सूत्र भाष्य लिखते हैं, क्या? माधवाचार्य। वे द्वैत के सिद्धांत के प्रतिपादक रहे हैं। ठीक, रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैत हैं, श्री भाष्य जानते हैं। शंकराचार्य अद्वैत के हैं।
शंकराचार्य अद्वैत दर्शन के हैं, शारीरिक भाष्य लिखते हैं, ब्रह्म भाष्य लिखते हैं। इस तरीके से हमारा ये सवाल कंप्लीट होता है कि रामानुजाचार्य की टीका जो है वो श्री भाष्य है। फिफ्थ देखते हैं, समुद्रगुप्त की बात आ रही है मित्रों। समुद्रगुप्त की जो प्रयाग प्रशस्ति है इसके बारे में कौन सा कथन सत्य है ये बताया गया है। तो आपको बताना है पहला कि यह गद्य और पद्य दोनों में है, दोनों में लिखित है। संपूर्ण प्रशस्ति एकल विशाल वाक्य से बनी है। सी है, प्रशस्ति में समुद्रगुप्त का वर्णन महान संगीतकार के रूप में किया गया है। डी है, यहाँ दर्शाई गई सैन्य विजयों ने कालिदास के रघुवंश के लिए मॉडल का काम किया। ई है, अभिलेख में समुद्रगुप्त के सिंहासन प्राप्ति के संघर्ष का वर्णन किया गया है। तो आप बताइए इसमें कौन सा सही है। तो हम प्रयाग प्रशस्ति की बात करते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि प्रयाग प्रशस्ति से अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। भाई इस प्रयाग प्रशस्ति को डिटेल से हम समझ लेते हैं क्या है। एक एक ऑप्शन देखते हैं कि यह गद्य और पद्य में लिखा है। हाँ बिल्कुल दोस्तों, ये चंपू शैली में है। तो चंपू शैली जो होती है वो गद्य और पद्य दोनों की होती है। अगर इसकी भाषा की बात करेंगे तो भाषा तो संस्कृत थी, बहुत एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, भाषा संस्कृत थी, लेकिन लिपि क्या है, लिपि ब्राह्मी है। भाषा संस्कृति, लिपि ब्राह्मी, शैली जो है चंपू है, यानी गद्य, पहले गद्य लिखा गया था फिर पद्य में लिखा गया है। ठीक, इतना समझ में आ गया। हाँ, संपूर्ण प्रशस्ति एकल विशाल वाक्य से बनी है, तो नहीं दोस्तों, एकल विशाल वाक्य से नहीं बनी है। इसमें 33 पंक्तियां हैं। ठीक है, इसमें 33 पंक्तियां हैं और ये अशोक के स्तंभ पर लिखी गई हैं, अशोक के स्तंभ पर। ओके। थर्ड है, प्रशस्ति में समुद्रगुप्त का वर्णन महान संगीतकार के रूप में किया गया है। तो बिल्कुल हाँ, महान संगीतकार के रूप में इनका वर्णन किया गया है। यहाँ दर्शाई गई सैन्य विजयों ने कालिदास के रघुवंश के मॉडल का काम किया, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। अभिलेख में समुद्रगुप्त के सिंहासन प्राप्ति के संघर्ष का वर्णन किया गया है। संघर्ष प्राप्त का वर्णन डायरेक्ट तो नहीं है, लेकिन 4th श्लोक में कहा गया है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, चंद्रगुप्त प्रथम थे और इनके पिता थे, यानी समुद्रगुप्त के पिता थे, उन्होंने उत्तराधिकारी चुना था। उत्तराधिकारी जो चुन रहे थे, उसका दृश्य है कि समुद्रगुप्त को जब उत्तराधिकारी चुना जा रहा था, इस तरीके से ये सही माना जा सकता है। तो ई भी सही है। ठीक है, तो हमारा डी और बी गलत है, बी गलत है, बी गलत है, तो ए सी ई हमारा सही ऑप्शन है। अब समुद्रगुप्त में कुछ चीजें छूटी हैं, जैसे प्रयाग प्रशस्ति में, प्रयाग प्रशस्ति को किसने लेखक कौन है, हरिशेन है। लेकिन अगर इसको उत्कीर्णित करने, यानी उसको उसमें लिखने का जो काम किया गया था, लेखक तो यही है लेकिन उसमें बनाने का काम जैसे कह सकते हैं, तो वो कौन था, वो तिलभट्ट था। ये याद कर सकते हैं, तिलभट्ट। ठीक है, इसको उत्कीर्ण करवाया था। और क्या था प्रयाग प्रशस्ति, ये ट्रायर एक व्यक्ति हैं जिन्होंने 1834 में इस प्रयाग प्रशस्ति को प्रकाश में लाया, तो वो ट्रायर थे। और इसको एक चीज बोला जाता है, बायोग्राफी ऑफ स्टोन, ये कोटेशन याद रखिएगा। बायोग्राफी ऑफ स्टोन किसको बोला जाता है, प्रयाग प्रशस्ति को कहा जाता है। और इसमें अश्वमेध का उल्लेख है, तो प्रयाग प्रशस्ति में अश्वमेध का उल्लेख नहीं है, अश्वमेध का उल्लेख नहीं है और ना ही तिथि का उल्लेख है। अगर समुद्रगुप्त की जो उपाधि थी उसकी बात करें, तो उपाधियों में कई चीजें आ जाती हैं। एक तो है कविराज, जो कि भोज में भी देखे थे, इनकी भी कविराज है समुद्रगुप्त की। और लिच्छवी दौहित्र भी बोलते हैं, लिच्छवी दौहित्र। ठीक है, सर्वराज छोता, परम भट्टारक, और क्या है, पृथ्व्या प्रतिरथ, और क्या है, एक धर्म प्राचीर बंध, धरणी बंध। ये सब क्या है, समुद्रगुप्त की उपाधियां थी।
और जो हरिसेन था दोस्तों, वो क्या था? वो संधि विग्राहक था और महादंड नायक भी था और कुमारा मात्य भी था। ये 3 पोस्टें थी उसके पास। तो जो हरिसेन था, इस तरीके से हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल समाप्त होता है। और प्रयाग प्रशस्ति को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, हालांकि चंद्रगुप्त को हमने अलग से लिया है, पढ़ाया है। ठीक, मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।